हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप। तो अपन डीटीएस फिजिक्स के बच्चों ले रहे हैं जो इसमें P4 के सॉल्यूशन वो आज अपन करने वाले हैं बच्चों। P4 में बच्चों टॉपिक्स आ रहे हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनके सॉल्यूशंस आप देख लीजिए बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों ये, और इसमें अपने से बोला गया है एक चार्ज है Q1 दिया हुआ है 1 कूलम का, ठीक है। Q2 दिया गया है -4 कूलम का, और एक तीसरा चार्ज Q रखना है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला टर्म है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका मतलब हर एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप ये बताइए मेरे को कि ये 1 और -4 ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के, है ना। अगर सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो अपन इनके बीच में चार्ज को रखते तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता। और अभी हम ये मान लेते हैं कि तीसरा चार्ज Q जो है वो छोटे चार्ज के नजदीक होना चाहिए। छोटा चार्ज मतलब इन दोनों में से मैग्नीट्यूड या परिमाण किसका कम है, 1 कूलम का कम है। तो मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा है Q, और इस Q की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। मतलब इस Q की वैल्यू क्या, ये जो डिस्टेंस है ये वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस R मान लेते हैं और इस Q पर फोर्स 0 कर देते हैं। तो Q1 इस Q को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, है ना। वो फोर्स लगाएगा इधर, उसे F1 मान लेते हैं अपन, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ये माइनस इस Q को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, F2 आएगा। F1 और F2 को बराबर कर देते हैं अपन, F1 और F2 को बराबर कर दीजिए। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर, है ना, KQ अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरी F2 की वैल्यू निकालते हैं तो KQ और दूसरा Q है 4 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस हो जाएगी 1 + r, तो 1 + r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों अगर तुम इसे कैंसिल करोगे तो इसमें ये K और Q से K और Q कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ रूट निकाल लेना। तो ये 1/r इक्वल्स टू 2/1 + r आ जाएगा, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2r इक्वल्स टू 1 + r आ जाएगा। r की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि हमें चार्ज पार्टिकल को रखना पड़ेगा। r की वैल्यू 1 आई है, 1 मतलब कि Q1 से लेफ्ट साइड, Q1 के लेफ्ट साइड 1 मीटर पर चार्ज को रखोगे तो ये सिस्टम बच्चों किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता था कि हर एक चार्ज पार्टिकल फिक्स रहना चाहिए। इनमें ये जो दो चार्जेस है ना, ये दोनों चार्जेस बच्चों फिक्स दे रखे हैं, तो इन दोनों पर फोर्स 0 मत करना। वैसे तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता था कि हर एक पे फोर्स 0 कर दें, लेकिन ये दोनों चिपकाए हुए हैं गोंद से, है ना, तो इन दोनों पे कुछ मतलब नहीं है फोर्स 0 करने का। इन पे फोर्स वैसे ही 0 रहेगा, नेट फोर्स, और इस पर केवल नेट फोर्स 0 कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। याद करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट, अपोजिट नेचर के चार्जेस, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर की तरफ आता है। छोटे परिमाण के आवेश, स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज जो है उसी के पास में आता है, लेकिन बाहर की तरफ आता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। तो अगला प्रश्न ये सॉल्यूशन को अगर अपन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं अपने को, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको बताना है कि कौन सा चार्ज बड़ा होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो चार्ज दिख रहा होगा ना, यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा दिख रही है। कितनी फील्ड लाइंस दिख रही है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब है कि Q1 का चार्ज बड़े मैग्नीट्यूड का होगा, बड़े परिमाण का होगा, तो चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा किससे, Q2 से, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जिसकी ज्यादा उसी में चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो Q1 बड़ा हो जाएगा। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में कि कौन सा प्लस चार्ज है, कौन सा माइनस चार्ज है। तो जो फील्ड लाइंस होती है ना, प्लस के कारण बाहर की तरफ होती हैं, तो ये प्लस चार्ज था, ये बाहर की तरफ, और ये माइनस चार्ज रहा होगा, इसीलिए फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। चलो तो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 10I + J + K, है ना, और एक एरिया दिया हुआ है 200 का XY प्लेन में। बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला E.A होता है,
फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए होता है। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत या प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड होता है बच्चों। तो एरिया वेक्टर आपको मानना पड़ेगा 200 के कैप। के कैप क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है? के होता है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट तो क्या होता है? आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई और के को के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताइए आप कि ई में क्या लिखा हुआ है? के कैप है ना, 1 के कैप, और यहाँ पे 200 के कैप। इनको डॉट लोगे तो 200 ही आंसर आ जाएगा। 200 यानी फोर्थ इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना है। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत या परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर अपन आए तो क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ पूछा हुआ है। ग्राफ के क्वेश्चन नीट में काफ़ी सारे आते रहते हैं बच्चों, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। और इसमें करेक्ट ग्राफ चाहिए अपने को। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। बच्चों नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है, कुचालक गोले का मतलब होता है कि आवेश उसके आयतन में भी है, जो चार्ज है वो उसके वॉल्यूम में भी प्रेजेंट है। तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसका ग्राफ कौन सा होगा? फर्स्ट ही उसका आंसर आ जाएगा। अब ये फर्स्ट आंसर आपको याद होना चाहिए। और किसी भी सॉलिड, किसी भी ठोस आकृति के कारण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड के कारण यही होता है बच्चों। और उसमें ग्राफ याद करने का तरीका ये है कि अंदर वाले पॉइंट पे ई प्रोपोर्शनल टू आर होता था, ई समानुपाती आर होता था, और बाहर वाले पॉइंट पे ई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। फॉर्मूला भी था, अंदर वाले पॉइंट पे रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और बाहर के पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो उस हिसाब से फर्स्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 4th क्वेश्चन के आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बताइए 5th क्वेश्चन में 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, तो 2 आपको शीट्स दे रखी हैं और इन इनफाइनाइट शीट्स में डिस्टेंस डी है, इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी है। तो एक शीट ये दे रखी है प्लस सिग्मा की, एक ये दे रखी है माइनस सिग्मा की, और इनके बीच में डिस्टेंस डी है। तो कुल दूरी इनके बीच में कितनी है? डी है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, वो भी कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको जोड़ोगे सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आंसर आ जाएगा। यानी 5th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड अपने पास। ठीक है, रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो 6th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इनके पास चार्ज है 5 और -2, है ना। तो एक के पास चार्ज है 5, एक के पास चार्ज है -2, दोनों माइक्रोकूलम में हैं। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स F से। तो इनके बीच में बच्चों फोर्स F लगेगा कितना? फोर्स लगता है K, है ना, K Q1 Q2, तो 5 × 2 10 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या किया गया है कि आफ्टर कीपिंग देम इनटू कांटेक्ट दे आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन वाटर। अब जब इनको कांटेक्ट में लाओगे तो ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये बॉल बिल्कुल सेम हैं, इसलिए इनको टच करने पर चालन होगा, कंडक्शन होगा। और क्योंकि आइडेंटिकल हैं, क्योंकि इनकी रेडियस सेम है, इसलिए हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा चार्ज दोनों को मिल जाएगा। 5 और -2 कुल मिला के चार्ज हुआ 3, कुल मिला के चार्ज कितना हुआ? 3 हो गया। तो दोनों को चार्ज कितना मिलेगा? 3/2 चार्ज मिल जाएगा, है ना। तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा? K और 3/2 और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्योंकि मीडियम भी है यहाँ पे, डिस्टेंस तो वही रहेगी r², लेकिन मीडियम में फोर्स क्या हो जाता है? F अपॉन एप्सिलॉन r हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे 81 से और डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको, है ना। तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आंसर आ गया। देखिए K 10 और r², ये तो F है, मतलब K और r² की जगह तुम F/10 लिख सकते हो, K और r²। तो यहाँ पे K और r² की जगह मैंने F/10 लिख दिया, तो कितना बन गया? F/10, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 9/4, 3 3 9/4, और नीचे 81 और है। ठीक है, तो 9 9 जाइए 81 आ जाएगा, और ये
9 4 जा कितना आ गया 36, 36 इंटू 10 यानी f/360 आ रहा है यहाँ से आंसर। 6th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th बच्चों। तो सारे जितने वेरिएशंस हो सकते हैं इस सवाल में बताए हुए हैं, ये सब तुम्हें आने चाहिए। अच्छे सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, आगे बढ़ो इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 7th क्वेश्चन के बारे में अपन पूछेंगे तो 7th क्वेश्चन के बारे में फ्लक्स के बारे में कुछ कहा गया है, ठीक है। तो बताइए, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। बच्चों फ्लक्स जो है वो 0 दिया गया है। तो हमें आगे क्या क्या बोला गया है? आगे हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द क्लोज्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 0 दिया हुआ है। फाई कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो फाई 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी ना होगा। जैसे मान लीजिए कोई डायपोल होता है ना, एग्जांपल ले लो इससे, कोई क्लोज्ड सरफेस होती, कोई बंद सतह होती और उसके भीतर कोई डायपोल होता, कोई द्विध्रुव होता, तो द्विध्रुव के कारण फ्लक्स तो 0 हो गया। डायपोल के कारण क्या है कि फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स होता है Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भीतर का आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो भीतर का कोई आवेश तो है नहीं, इसलिए भीतर का आवेश 0 हो गया, फ्लक्स तो 0 हो गया। लेकिन इस बंद सतह के हर बिंदु पर, इस क्लोज सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा ना, क्योंकि ये एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा, इक्वेटर का पॉइंट आ जाएगा। तो Kp/r3 2Kp/r3 या किसी और पॉइंट पे भी, थीटा पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, गलत हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्लोज सरफेस, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, विद्युत क्षेत्र समरूप होगा, गलत हो गया, वही द्विध्रुव है। तो अगर ये डायपोल है तो डायपोल के द्विध्रुव के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आएगी। एक्सिस के पॉइंट पे Kp/r2, इक्वेटर के पॉइंट पे 2Kp/r2। तो विद्युत क्षेत्र का मान तो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज हो रही है, समरूप भी नहीं हो सकता। दूसरा आंसर भी गलत आ गया। और बोथ 2 और 3 तो वैसे भी गलत है, जब 2 ही गलत है तो चौथा तो गलत ही होगा। तो 1 2 और 4 तो वैसे ही गलत है, सिंगल करेक्ट आता है तो 3rd ही सही आंसर होना चाहिए। बाकी पढ़ भी लेते हैं। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0, सही बात है। अगर फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स 0 है तो भीतर का आवेश, इनसाइड का चार्ज बच्चों 0 होना ही पड़ेगा। इसलिए 7th क्वेश्चन का आंसर 3rd आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए 7th क्वेश्चन के आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन 8th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। 8th क्वेश्चन में बोला हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग इज E0। तो चार्ज रिंग है जिसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दिया हुआ है। तो चार्ज रिंग के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या तो तुम्हें फॉर्मूला पता हो और तुम डिफरेंशिएशन करो, या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितने डिस्टेंस पे होता था? r/√2 पर होता था, है ना। और क्या बोला हुआ है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो E0 है। चार्ज रिंग है, एक आवेशित वलय है, उसका अधिकतम विद्युत क्षेत्र E0 दिया हुआ है। तो कितने पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E0/2 होगा ये आपको बताना है। अगर इसका वक्र आता हो आपको, अगर इसका ग्राफ आता है आपको, तो ग्राफ हम जो विद्युत क्षेत्र का बनाते थे वलय के लिए, तो वलय के लिए विद्युत क्षेत्र का ग्राफ कुछ ऐसा आता था बच्चों, इस तरीके से और इस तरीके से ये ग्राफ आता था विद्युत क्षेत्र वलय का। इसमें अधिकतम विद्युत क्षेत्र अगर E0 माना गया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माना गया है, तो E0/2 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगा बच्चों? E0/2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे भी 2 बिंदु मिल जाएंगे, और अक्ष की दूसरी तरफ भी E0/2 बनाऊंगा तो वहाँ पे भी 2 बिंदु मिल जाएंगे। तो कुल कितने बिंदु मिल जाएंगे जहाँ पे विद्युत क्षेत्र E0/2 होगा? 4 बिंदु मिल जाएंगे। 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अधिकतम होता है r/√2 पर, आधा इलेक्ट्रिक फील्ड वो 4 बिंदुओं पर मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक क्वेश्चन है, वक्र अगर पता होगा, ग्राफ अगर पता होगा तो आंसर इसका जरूर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 9th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो 9th क्वेश्चन जो है इसमें अपने को बोला गया है 1/ε0 की यूनिट, तो फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q²/r², ये लिखते थे अपन। और इसमें अगर अपन 1/ε0, तो 4π का तो कोई मतलब है नहीं, वो तो नियत है, वो तो कांस्टेंट है। तो 1/ε0 कितना आ जाएगा? फोर्स तो है, फोर्स को न्यूटन लिख देना, r² उधर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे Q का स्क्वायर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9th क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसमें 10th क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है बच्चों
कि 125 बूंदें दी गई हैं और 125 ड्रॉप्स हैं, ये मिलकर एक ही ड्रॉप बना लेती हैं। तो इसमें हमारे पास दो रिलेशन आते थे, एक हम आवेश संरक्षण, एक हम चार्ज कंजर्वेशन लगाते थे। तो 125Q बराबर Q, है ना। हमने मान लिया कि सभी छोटी ड्रॉप्स जो हैं, सभी स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं, उनका एक का चार्ज Q है, तो 125 का 125Q आ जाएगा। उसके बाद हम आयतन संरक्षण या वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते थे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 125। ये छोटी ब्लॉक्स का टोटल वॉल्यूम हो गया, जो भी छोटी बूंदें हैं उनका कुल आयतन हो गया, और बड़ी बूंद का आयतन या बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और क्यूब रूट निकालोगे आप यहाँ पे तो 5R बराबर R आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए हैं। विभव, अगर बड़ी बूंद की बात करें हम, तो बड़ी बूंद का विभव या लार्ज का पोटेंशियल कितना आ जाना चाहिए, KQ/R आ जाना चाहिए। तो K को K रहने दीजिए, Q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू 125Q लिख सकते थे, 125Q, और कैपिटल R की जगह आप क्या लिख सकते थे, 5R, तो 5R लिख सकते थे, और 125/5 यानी 25 KQ/R। ये KQ/R क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल, छोटी बूंद का विभव जो V दिया हुआ है वो हो जाएगा, तो 25V ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3rd आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तो अगले 11th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ R एंड हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो नॉट विद इन इट विल बी। तो आपको इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुआ है, तो इसमें आपको सतह और केंद्र का विभवांतर दिया हुआ है ना, सरफेस और सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो सेंटर पर विभव होता कितना था, केंद्र पर विभव होता कितना था, वो होता था बच्चों 3/2 KQ/R होता था, और सतह पर विभव सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R होता था, है ना। तो दोनों R जो भी है वो रेडियस मानी हुई है, उनको सेम लिख लेना। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनके बीच का अगर अंतर निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बाकी रह जाएगा, KQ/2R। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, KQ/2R हमारा आंसर आ जाएगा। और इस KQ/2R को रो के पदों में लिखना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ रो लिखना पड़ेगा। तो रो की वैल्यू होती थी Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो Q की वैल्यू कितनी लिख दोगे, K/2R को K/2R रहने दो, और Q की वैल्यू क्या लिख सकते हो, Q की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास K रो, है ना, ये K और रो आ जाएगा 4πR/6 आ जाएगा ये, ठीक है। K रो 4π, वो तो वैसे ही लिख दिया, K रो 4π, R क्यूब और नीचे R था तो R² बाकी रह गया, नीचे 6 है ही। अब K को यहाँ से हटाओगे तो K की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 4πε0 लिखना पड़ेगा। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो 4π से 4π अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर बच जाएगा रो R/6ε0। 3rd आंसर आ जाएगा। और बेसिकली R नहीं, इधर R² बचेगा, क्योंकि ये R क्यूब था ना, R क्यूब और R, तो ऊपर कितना बचेगा, R² ही बचेगा। तो आंसर वही आ जाएगा रो R²/6ε0, जो रो R/6ε0, रो R²/6ε0। 3rd 11th का आंसर 3rd आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर अगर 12th देखेंगे अपन, तो बच्चों जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसकी एनर्जी कितनी दी गई है, डायपोल की एनर्जी दी गई है U अपने को, और इस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है। टॉर्क कितना दिया गया है, बला घूर्ण कितना दिया गया है, टाउ दिया गया है। तो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो आप देखते चलो और बताते चलो। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है U इज 0 एंड टॉर्क इज मैक्सिमम, एक साथ पढ़ने का इसे, ये कंडीशन एक साथ दी हुई है कि U 0 है और टॉर्क मैक्सिमम है, कब, जब इसने बोला है कि डायपोल परपेंडिकुलर है फील्ड के, है ना। तो डायपोल परपेंडिकुलर है फील्ड के, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 90 डिग्री है तो फॉर्मूले हैं आपके पास, U का फॉर्मूला होता है, U का फॉर्मूला कितना होता था, -m.b होता था, और 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब U तो 0 हो जाएगा। और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता था, टॉर्क का फॉर्मूला m × b होता था,
और टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b है। अगर यहाँ पे आप m क्रॉस b की वैल्यू देखोगे तो एम बी साइन थीटा आ जाएगी। साइन 90 की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम होती है, तो टॉर्क भी 90 डिग्री पे क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो ये तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, और पहला ऑप्शन ही अगर सही दिख रहा है तो 12th का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सही है, सिंगल चॉइस ऑप्शन है, तो यही आंसर आ जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो 13th क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। 13th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ऑन स्ट्रेचिंग मेटेलिक वायर इट्स रेडियस डिक्रीज बाय 1%, देन रेसिस्टिविटी। बच्चों रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये पदार्थ का गुणधर्म होता है। आपने किसी चांदी के तार को खींच के उसकी लंबाई बढ़ा दी तो चांदी का तार ही रहेगा, सिल्वर वायर ही रहेगा, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, इसलिए रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। इसीलिए इसमें प्रतिशत परिवर्तन वो कितना रह जाएगा बच्चों, 0% का प्रतिशत परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है। तो 13 का आंसर कितना आ जाएगा, 4th आंसर आ जाएगा 13 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करते हैं तो 14 क्वेश्चन में बोला गया है 3 आपको चार्जेस क्यों दिए हुए हैं एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे आपको ये आवेश क्यू, ये आवेश क्यू, ये आवेश क्यू, 3 चार्जेस क्यू दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ए दी गई है और आपको इनकी एनर्जी बनानी पड़ेगी, इनकी ऊर्जा चाहिए तो आपको युग्म बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए बच्चों ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, तो कितने युग्म, कितने पेयर बनते, एक बनता U12, एक बनता U13 और 1 के पेयर हो जाते, फिर एक बनता U23। तो ये 3 युग्म बनते बच्चों, इन तीनों युग्मों की आप एनर्जी लिख सकते हैं। 1 और 2 की एनर्जी, तो 1 और 2 की एनर्जी KQ² A, एनर्जी का फॉर्मूला KQ1 Q2/R होता है, तो KQ² A 1 और 2। बच्चों 1 और 3 की भी वही एनर्जी आती, KQ² A, और 2 और 3 की भी वही एनर्जी आती, KQ² A, तो टोटल एनर्जी आ जाती 3KQ² A। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 को 3 लिख दीजिए, k की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, 3 तो 3 आ गया, k की जगह कितना आ गया 1/4πε0, Q² हो जाएगा और नीचे a आ जाएगा। तो 3Q²/4πε0 A 14th का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 बताइए, प्रश्न नंबर 15 की अगर अपन बात करें तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि ये कैपेसिटर दिया गया है आपको, इसकी कैपेसिटी C है ना, इसी धारिता C दी गई है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज इंसर्टेड हाफ प्लेट द कैपेसिटेंस बिकम 3C। अब इसने ये बोला हुआ है कि पहले तो धारिता C है, पहले तो इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन ने बोला हुआ है इसके बीच में हम आधा मीडियम रख देते हैं, और आधा मीडियम रखने पर इसका कैपेसिटेंस हो जाता है किसके बराबर, 3C के बराबर। तो यहाँ पे ना बच्चों एरिया का डिवीजन हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही है प्लेट्स के बीच में, मीडियम के बीच में, एरिया का डिवीजन हो रहा है, क्षेत्रफल का विभाजन हो रहा है, और 2 एरिया सेम है। वैसे तो एरिया का जब डिवीजन होता है तो K का फॉर्मूला लगता है K1A1 + K2A2 अपॉन A1 + A2, दोनों एरिया सेम है, तो K की वैल्यू आनी चाहिए थी K1 + K2/2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे निर्वात है, यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब उसका K1 हो गया। तो पूरे सिस्टम का K इक्विवेलेंट या कुल K का मान आएगा K1 + K2/2। ये कुल K है, कुल K को C से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये KC मतलब कुल धारिता आ गई, और कुल धारिता 3C दी हुई है, C से C कैंसिल हो गया, तो K+1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 इधर आ गया, K+1 6 आ गया, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। तो K की वैल्यू 5 आ जाएगी, 15 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3rd। चलिए 15th के आगे चलते हैं अपन, 15th के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करेंगे अपन, 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 माइक्रोफैरेड पे चार्ज, इस 1 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज आएगा ये अपने को बताना है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो सारा इसी से चला जाएगा,
और सारा करंट इसी से चला गया तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, और इन सब का अगर कोई मतलब नहीं है तो Q बराबर CV, C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 10, तो कितना चार्ज आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। 16 का यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता C है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, चार्ज किया है बैटरी से ऑफ EMF V, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स टू फुल्ली ऑक्यूपाई द स्पेस। तो इसको चार्ज किया है V तक, और इस चार्ज विद द बैटरी, तो बैटरी से चार्ज किया है और इसमें अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक K जो है वो इंसर्ट कर दिया है। द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी हमेशा जुड़ी हुई है ऐसा बोल दिया है, बैटरी जुड़ी हुई है तो V हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/D के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/D के बराबर। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि बैटरी कनेक्टेड है तो V तो हमेशा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस वो भी सेम ही है, तो V भी सेम है, D भी सेम है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। फॉर्मूलेज हैं, कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट, और अगर बैटरी हटी हुई होती तो Q कांस्टेंट हो जाता, आंसर आ जाता हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं अपन। 18 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बच्चों, तो 18 क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि ड्राई सेल डिलीवरिंग 2 एम्पियर करंट हैज टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट, ठीक है। तो एक बैटरी बना लेते हैं, बैटरी में एक आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेते हैं, और इसमें अपने को एक बाहर से अपन रेजिस्टर जोड़ लेते हैं। वैसे ये सब कहा नहीं हुआ है, इसको नहीं भी बनाओगे तब भी आंसर आना चाहिए, है ना। आपने बना लिया कि एक रेजिस्टेंस R से इस बैटरी को जोड़ा हुआ है, तभी बैटरी करंट दे रही होगी, है ना, तभी इसमें TPD आया होगा। नहीं भी बनाओगे, डायरेक्टली फॉर्मूले याद होंगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्या बोला हुआ है, 2 एम्पियर करंट दे रहा है ये, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो TPD का फॉर्मूला लगा दो। TPD E माइनस IR होता है, तो E माइनस IR यहाँ पे लिख देता हूँ, E माइनस IR की वैल्यू 3 दी हुई है, E माइनस IR की वैल्यू 3 दी हुई है, और ओपन सर्किट वोल्टेज 3.5 है। तो जब सर्किट ओपन रहेगा तो EMF दिया हुआ है 3.5, तो EMF की जगह 3.5 लिख लेना, I की जगह 2 लिख लेना बच्चों, I की जगह 2 लिख लेना, धारा 2 है, इंटू R बराबर 3 आ गया, तो 2R की वैल्यू आ जाएगी 0.5 के बराबर। ये 2R उधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 2R की वैल्यू 0.5 या R की वैल्यू आ जाएगी 0.25 के बराबर। तो R की वैल्यू 0.25 के बराबर आ जाएगी। 18th क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19th नंबर के क्वेश्चन में आपसे फिर क्या बोला गया है कि given circuit if potential difference across the internal resistance R is E/2, तो इसका विभवांतर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस E/2 दिया हुआ है। देन अच्छा, अब R की वैल्यू बतानी है आपको। तो बच्चों आप ये बताइए, क्या हम करंट निकाल सकते हैं केवल इसी के लिए V = IR लगा दो। इसका V कितना है, V = I × R। तो हमने इसके लिए V = IR लगाया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, E/2R आ गई। अब आप पूरे सर्किट के लिए V = IR लगा दो। अब पूरे सर्किट का V हो जाएगा 3E, क्योंकि ये बैटरी और ये बैटरी सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगी, तो 2E और E कितना हो जाएगा, 3E। तो V बराबर I की वैल्यू कितनी थी, E/2R इंटू टोटल R की वैल्यू आ जाएगी R + 3R के बराबर, R + 3R के बराबर। ये कौन सी इक्वेशन लगाई है, V = IR। V की वैल्यू 3E हो गई, 2E और E, है ना। I की वैल्यू यहाँ से लिख दी I, और R की वैल्यू ये R और 2R सीरीज में, और कैपिटल R भी सीरीज में, श्रेणी क्रम में। बस इसे सॉल्व कर लो बच्चों, E से E कैंसिल हो गया, 3 उधर आ जाएगा, 3 × 2 = 6R बराबर R + 3R। तो कैपिटल R की वैल्यू 3R के बराबर आ जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू 3R के बराबर आ जाएगी। और इससे मेरे को सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कि 19th का
सेकंड आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर दो बार लगा दो, एक बार इस प्रतिरोध के लिए, इस रेजिस्टर के लिए, एक बार पूरे सर्किट के लिए, आंसर आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में अपने से बोला गया है कि हाँ ये कंडक्टिंग वायर ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर हैज़ बीन शोन इन फिगर। तो फिगर में दिया गया है विच ऑफ द क्वांटिटी वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये इसे कहते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसे हम ये जो चालक है इसकी लंबाई कह सकते हैं। कौन सी चीज़ बदलेगी वो हमसे पूछी गई है इस लेंथ के अलोंग, है ना। मतलब आप ये एरिया कंसीडर कर दो, ये एरिया कंसीडर कर दो, ये दोनों क्षेत्रफल देख लो, इनमें देख लो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी राशियाँ वो चेंज हो रही हैं। तो ये बताइए आप मेरे को, रेसिस्टिविटी सिग्मा होती है बच्चों, और रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी तो रहने वाली है सेम, है ना। तो रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता वो तो सेम रहेगी। अब बात आई करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी I अपॉन A होती है ना, J की वैल्यू। करंट I तो सेम रहेगा बच्चों, सेम करंट I फ्लो हो रहा होगा, लेकिन एरिया लगातार चेंज हो रहा है ना, तो क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है इसलिए इस J को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। धारा घनत्व या करंट डेंसिटी बदलेगी। और J बराबर सिग्मा E भी पढ़ा था हमने, क्योंकि J बदल रहा है इसलिए E को भी बदलना पड़ेगा, सिग्मा तो नियत है। यानी 1 और 3 यानी फोर्थ ऑप्शन, 20th का फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, ये दोनों चीज़ें बदल रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड F इन द सर्किट। तो A और F में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है A से करंट आएगा और उतना ही करंट F से किधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा बच्चों। ठीक है, और सेम पोटेंशियल, सेम विभव के बिंदु मान लीजिए। इस बिंदु को अगर आप x मानते तो ये पॉइंट भी x हो जाता, ये पॉइंट भी x हो जाता। ठीक है, और ये तीनों एक ही पॉइंट हो जाते, तो ये 4 और 2 ये किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये 6 इस 6 के साथ बच्चों किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो ये 6 और 6 अगर आप सोचेंगे तो ये बन जाएगा 3, है ना। 6 और 6 पैरेलल में, समांतर क्रम में कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इन दोनों की जगह अगर 3 लगा हुआ है तो वो 3 इस तरीके से जोड़ देते हैं अपन। ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसके बीच में कुल मिला के 3 ओम जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये 2 और 3 ये सीरीज में श्रेणी क्रम में 5 बना लेंगे, 5 और 1 ये समांतर क्रम में है, 5 × 1 5 + 1 यानी 21 का फोर्थ आंसर आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सीरीज, पैरेलल वो आपको आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं बच्चों अपन। 22 में बोला हुआ है 2 सेल हैं, दोनों का EMF E है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड इन पैरेलल रेजिस्टर R, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टर है, एक दूसरी बैटरी है, दूसरा रेजिस्टर है, और एक यहाँ पे लोड रेजिस्टर, लोड प्रतिरोध R है। अब लोड रेजिस्टर में अगर आपको पावर मैक्सिमम करनी है तो हमने डायरेक्टली आपको कंडीशंस बता रखी थी बच्चों, और कंडीशन हमने ये बता रखी थी कि आप इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। इस सर्किट का आप बना लीजिए इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये दोनों बैटरियां E और E ये किस में है, ये समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों बैटरियां समांतर क्रम में हैं तो दोनों बैटरी को एक ही बैटरी से बदल देना, E आ जाएगा। और ये दोनों रेजिस्टर R और R ये समांतर क्रम में दिख रहे हैं, है ना, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। तो एक ये E आ जाएगा, एक ये R/2 आ जाएगा। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है।
अब लोड रेजिस्टेंस में अगर पावर मैक्सिमम है तो कंडीशन होती थी इन जो जिस रेजिस्टर में पावर मैक्सिमम करनी है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जानी चाहिए थी। इसलिए कैपिटल आर की वैल्यू R/2 के बराबर आ जाएगी और 22 नंबर का आंसर आ जाएगा फोर्थ बच्चों। ठीक है, डायरेक्टली कंडीशन होती थी मैक्सिमम पावर के लिए क्या करते थे कि जिस लोड रेजिस्टर में पावर मैक्सिमम है उसकी वैल्यू बाकी बचे हुए रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों के बराबर होनी चाहिए थी। तो इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बाकी रेजिस्टेंस बाकी प्रतिरोधों के बराबर करोगे R/2 आंसर आ जाएगा, तो 22 का फोर्थ आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली हमने इसके डेरिवेशंस आपको कॉपी में लिखवा रखे हैं, तो वो आप अगर याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अब 23 पे 23 ये तो मीटर ब्रिज जैसा दिख रहा है, बिल्कुल मीटर ब्रिज दिया भी है और ए बी की लंबाई दी गई है 100 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज है तो ये 1 मीटर होना भी चाहिए था। ए है 6 ओम, आर है 9 ओम और बैलेंस कंडीशन में जे में दिया गया है इफ आर इज नाउ मेड 4 ओम थ्रू व्हाट डिस्टेंस जे हैव टू बी मूव्ड टू ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो अभी आप बताइए अभी बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। ये लेंथ L मान लेते हैं तो ये आ जाएगी 100 माइनस L। ठीक है, तो रेशियो 6/L की वैल्यू 9/100 माइनस L होनी चाहिए। तो ये हमें दिया गया है। इसके बाद अपन यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते थे। L की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते थे। 3 ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 200 माइनस 2L है ना, और 200 माइनस 2L बराबर 3L आ जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 200 माइनस 2L बराबर 3L, 5L बराबर 200 और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो शुरुआत में ये कितने डिस्टेंस पे होगा 40 सेंटीमीटर पे होगा। इफ R इज नाउ मेड 4 ओम, ठीक है, अगर R को 4 कर दिया आपने तो इसका मतलब X तो 6 ही रहेगा, R को 4 कर दिया, कुछ बोला नहीं हुआ X के बारे में तो उसे 6 ही मान लेना। अब नई बैलेंसिंग लेंथ मान लो L1 हो जाती, तो ये संतुलित लंबाई अगर L1 मानी है तो ये 100 माइनस L1 हो जाएगी। फिर से अनुपात, फिर से रेशियो ले लो, 6/L1 इक्वल्स टू 4/100 माइनस L1 और 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3/L1 इक्वल्स टू 2/100 माइनस L1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2L1 बराबर 300 माइनस 3L1। 3L1 दूसरी तरफ ले जाओगे तो 5L1 बराबर 300 आ जाएगा। L1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 6 30, तो 60 आ गई मतलब। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 40 थी, बाद में बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई 60 हो गई। तो फिर आपको J को कितना मूव करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर राइट की तरफ ले जाना पड़ेगा। वो कौन सा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, पहले 40 थी बाद में 60 आ गई, तो 20 सेंटीमीटर आपको और आगे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इस स्क्रीन में तो ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, 20 सेंटीमीटर जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। वो देख लेते हैं अपन कौन सा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर का, तो 23 का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। 24th क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कलर कोडिंग है, आसान है, बट ये कलर कोडिंग अगर आपको याद होगी तभी इसके आंसर आ पाएंगे। तो आपको ये दिया हुआ है येलो, ब्लू, रेड और सिल्वर। चलिए, तो इसमें तो आप याद करवाते थे बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे कुछ अपन याद करते थे और इसके नंबर होते थे 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें आपको जिस नंबर की तलाश है ना, एक तो येलो बोला हुआ है, तो येलो में तो कौन सा आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू बोला हुआ है, ब्लू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 46 इंटू 10 की पावर है ना, और 46 इंटू 10 की पावर रेड कौन सा है 2 है, तो 46 इंटू 10 की पावर 2, इसमें ऑप्शन ही एक दिख रहा है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन 24th का वो सही हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर के कारण 10% की आपको टॉलरेंस मिलेगा, वो भी आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इस 24th क्वेश्चन का आ जाएगा। 24th के आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन क्लास में और कंपटीशन एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा।
तो इसमें 2 मेटेलिक वायर्स आपको दिए हुए हैं और इनकी डायमेंशन सेम है, कंडक्टिविटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है और द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो ये आपको 2 वायर्स दिए हुए हैं, इसमें सीरीज पैरेलल कहीं लिखा हुआ है क्या, कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए सीरीज लिखा भी हुआ है, तो इन 2 वायर्स को अपने को सीरीज में जोड़ना है, तो इन 2 वायर्स को अपन ने सीरीज में जोड़ दिया, मान लीजिए सीरीज में जोड़ा है तो फॉर्मूला लगा दीजिए कि आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ जाएगा, है ना। तो अपन आर की वैल्यू रो एल बाई ए लिख लेते हैं, रो एल अपॉन ए, रो 1 लिख लेते हैं, दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगी, रो 2 एल अपॉन ए आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ के जब एक नया वायर बनाओगे तो नेट रो जो है वो अपने को चाहिए, लेंथ बच्चों 2L हो जाएगी, दोनों वायर्स को अगर आप जोड़ोगे तो अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L आ जाएगी। तो यहां से आपको L बाई ए, L बाई ए, L बाई ए कैंसिल हो गया। अपने को सिग्मा पूछा था तो रो की जगह 1 बाई सिग्मा लिख देना। रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, चालकता, प्रतिरोधकता व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रो की जगह आप 2 बाई सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2 बोल देना और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, नीचे आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 और ऊपर 2 बाई सिग्मा है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसे कर लेते तो सिग्मा की वैल्यू आ गई होती है हमारे पास 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। 25 का दूसरा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर विल बिकम 2 टाइम्स द वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला होता था R0 1 प्लस अल्फा थीटा। R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R0 है। क्वेश्चन ने बोला है किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इसका दुगना हो जाएगा, तो वो 2R0 कर दीजिए और 1 प्लस अल्फा थीटा से यहाँ से थीटा निकाल लीजिए। R0 से R0 कैंसिल, 1 उधर चला जाएगा तो 1 बराबर अल्फा थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा और अल्फा आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपके पास 500 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10 की पावर -3 ऊपर 1000 बाई 2 500, 500 यानी 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। बताइए 27 नंबर का क्वेश्चन अगर अपन देखें, 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 सेल्स हैं, सभी का EMF 1 है, 10 बैटरियां हैं, सभी का EMF 1 है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। इसको सीरीज में अपन जोड़ते हैं such that 2 cells are wrongly connected. The current sent by this battery in external resistance of 2 ohm। बच्चों फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 10 बैटरियां थी, 10 में से 2 को उल्टा जोड़ा गया है, तो हमने आपको बता रखा है अगर एक बैटरी को उल्टा जोड़ोगे तो वो 2 बैटरियों को खत्म कर देगी, है ना। और अगर यहाँ पे 2 बैटरियों को उल्टा जोड़ोगे तो वहां से 4 बैटरियां गायब हो जाएंगी। तो इसलिए अगर 2 बैटरियों को उल्टा जोड़ा है तो 4 बैटरियां गायब कर दीजिए, 4 बैटरी हटा दोगे तो फिर हर एक का EMF 1 वोल्ट था। अब 10 में से 4 बैटरी हटा दोगे तो फिर टोटल EMF 6 ही बाकी रह जाएगा। करंट I अपने को चाहिए। रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो अपने पास 10 बैटरी के रेजिस्टेंस 10 ओम हो गए और बाहर से 2 और जोड़ा हुआ है तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ से I की वैल्यू 6/12 आ जाएगी, 6/12 मतलब 0.5, तो 27th क्वेश्चन का आंसर 3rd आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरी का अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं अपन। 28 में क्या बोला हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी ही निकालनी है अपने को, तो कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए अपने को। क्या होगा फॉर्मूला कंडक्टिविटी का, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर डेरिवेशन थोड़ा सा आपको याद हो तो हम क्या मानते थे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कब मूव करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जब बाहर से विभवांतर, बाहर से आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। वैसे सभी इलेक्ट्रॉनों की वेग, सभी इलेक्ट्रॉन्स की चाल अलग अलग होती है, लेकिन औसतन ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। उस स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड या अपवहन चाल कहते थे। तो हम समीकरण लगाते हैं V बराबर U प्लस AT, है ना। वैसे ये समीकरण हम हर एक इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग लगा रहे हैं और सारे
इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस समीकरण को जोड़ा गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको ऐड किया गया। प्रारंभिक चाल, इनिशियल चाल 0 होती है ना, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे होंगे, कुछ पीछे जा रहे होंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ये वी ही वी डी है बच्चों, वी डी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a इंटू टाउ आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाई एम, है ना, तो ये आ जाएगी क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। तो a की वैल्यू क्यू ई बाई एम आ जाएगी। a एक्चुअली त्वरण है, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो जाएगा क्यू ई, है ना, अपॉन एम आ जाएगा। तो ये वी डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है अपने पास। और अपने को इसमें पूछा क्या गया था, अपने को इसमें कंडक्टिविटी पूछी गई है। कंडक्टिविटी मतलब अपने को इसमें सिग्मा पूछा गया है कि सिग्मा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। आप बताइए, आई का फॉर्मूला होता था हमारे पास NaEVD। आई का फॉर्मूला कितना होता था, NaEVD होता था। तो हम यहाँ पे कंडक्टिविटी बनाने के लिए रेजिस्टेंस बना लीजिए आप, है ना, रेजिस्टेंस। तो आई की जगह आप लिख सकते थे, जैसे V बराबर IR होता था, तो आई की जगह अपन क्या लिख लेंगे, V बाय R लिख लीजिए। आई की जगह लिख लीजिए V अपॉन R, और ये आ जाएगा NaEVD के बराबर, NaEVD के बराबर। और यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं, इससे लंबा भी जा सकता है। आप इसमें J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तब भी आंसर बड़ी आसानी से आ सकता है। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज J इक्वल्स टू सिग्मा ई, इससे ही सॉल्व कर लीजिए। J की वैल्यू I बाई ए होती थी, और I बाई ए यहाँ से देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, NeVD, और बराबर सिग्मा ई आई रहा है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास। सिग्मा ही चाहिए था आपको, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NeVD बाई ई, तो VD की वैल्यू है अपने पास, तो ये वैल्यू निकाल लो यहाँ से। Ne तो Ne हो जाएगा, VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रही VD की वैल्यू, है ना, E टाउ अपॉन एम, ये सिग्मा ई के बराबर है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ई कैंसिल हो गया। सिग्मा का आंसर मेरे को दिख रहा है Ne स्क्वायर टाउ अपॉन एम, Ne स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यानी 28th क्वेश्चन का आंसर वो फर्स्ट आ जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पता है J बराबर सिग्मा ई, और J की वैल्यू आप कितनी लिख सकते थे, I बराबर NaEVD से लिखते थे, VD की वैल्यू आपको यहाँ से बताई थी, उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध और विभवांतर बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली इसी से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए, तो ये 28th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ जाएगा। 28th के आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 में अपने को क्या बोला गया है कि पोटेंशियोमीटर वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ। पोटेंशियोमीटर वायर को बदल दिया गया और उसकी लेंथ सेम है, उसका मटेरियल सेम है, हाफ द रेडियस, बट रेडियस उसकी क्या हो गई है, हाफ हो गई है, उसकी जो मोटाई है वो आधी हो गई है। फॉर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी जो होती है ना पोटेंशियोमीटर की, वो सेंसिटिविटी इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विभव प्रवणता को हम x लिखते थे, तो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। x को हम लिखते थे v बाई एल, यानी विभवांतर तार का और लंबाई तार की, इसके व्युत्क्रमानुपाती हम मानते थे सेंसिटिविटी को, है ना। तो विभवांतर और लंबाई में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसीलिए इसका जो आपको विभव प्रवणता सेम दिखेगी, इसीलिए आपको इसकी सुग्राहिता या सेंसिटिविटी भी क्या माननी पड़ेगी, सेम माननी पड़ेगी। और इसको आपकी पैकेज में एक सवाल है, उसमें भी बताया गया है कि आपने इसकी जो मोटाई है उसको कम ज़्यादा करने से विभव प्रवणता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विभव प्रवणता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको बोलना चाहिए सुग्राहिता या सेंसिटिविटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों 29th क्वेश्चन में जैसा कि बता ही दिया है आपको कि सेम ही रहेगा, इसमें सुग्राहिता या आप बोले विभव प्रवणता, सेंसिटिविटी या पोटेंशियल ग्रेडियंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर आपको डाउट है वी का, क्योंकि लोग बाग सोचते रहते हैं कि मोटा कर दिया तार को, प्रतिरोध कम, धारा ज़्यादा, ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हो, तो इसमें प्राइमरी सर्किट में कुछ दिया नहीं हुआ है। एक बैटरी है और बैटरी से अपन ने ना एक वायर जोड़ रखा है। अब बैटरी से अगर तुमने वायर जोड़ रखा है तो जो बैटरी का विभवांतर था, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, वही वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है।
समझ रहे हो, तार मोटा पतला करने से कुछ चेंज नहीं हुआ, तो V तो सेम ही है, क्योंकि चाहे मोटे तार को जोड़ो चाहे पतले तार को जोड़ो उसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो V तो सेम है, और लंबाई लेंथ भी सेम दे रखी है, तो कोई चीज़ चेंज ही नहीं हुई, इसीलिए सुग्राहिता या सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला हुआ है कि वायर है, गैल्वेनोमीटर G का कोई डिफ्लेक्शन है नहीं, मतलब बैलेंसिंग संतुलित है, AC 25 सेंटीमीटर है, CV आपको 75 दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ये 25 है, ये 75 है, तो R/25 वो 9/75 के बराबर आ जाएगा, 9/75। ये 25 को कैंसिल करोगे 3, ये भी 3 आ गया, तो 30 का आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 31 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 31 क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने तक की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली ही आंसर 4th आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV² होगी। अब वो कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप संधारित्र को, आप कैपेसिटर को किसी भी रेजिस्टर से, किसी भी प्रतिरोध से जोड़ेंगे तो संधारित्र की सारी ऊर्जा की हानि हो जाएगी, कैपेसिटर की सारी एनर्जी की लॉस हो जाएगी। अब वो एनर्जी तो सेम ही होगी ना, मान लीजिए हाफ CV² की वैल्यू 4 ही आ रही होगी, वैसे यहाँ पे कैलकुलेट की नहीं है अपन ने, लेकिन हाफ CV² की वैल्यू 4 ही आ रही होगी, उसे किसी भी रेजिस्टर, किसी भी प्रतिरोध से आप जोड़ोगे तो उसमें क्या होने वाला है, समान ऊर्जा की हानि होने वाली है। प्रतिरोध या रेजिस्टर क्या करेगा, सारी एनर्जी का लॉस कर देगा। अब वो चाहे रेजिस्टर 2 ओम का हो चाहे 8 ओम का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टर के पास खुद की एनर्जी तो होती नहीं है प्रतिरोध के पास, तो जो भी कैपेसिटर की एनर्जी है सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, चाहे कितने भी रेजिस्टर आप लगाओ सेम एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए सेम आंसर आना चाहिए था, वही आंसर आ जाएगा कि 4 जूल और 4 जूल एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। वैसे हाफ CV² की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 4 ही आएगी, तो आप 4 जूल वाले कैपेसिटर को किसी रेजिस्टर से जोड़ोगे तो वो रेजिस्टर की वैल्यू कितनी भी चेंज हो, सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो एनर्जी लॉस मतलब वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसीलिए 31 का आंसर 4th ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे बोला गया है कि अपने को 3 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अच्छा, 3 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो बच्चों इसको आप मान लो 0 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट, है ना, बैटरी है ये 0 तो ये 20, इसको x मान लो तो ये कितना आ जाएगा, 4 + x वोल्ट आ जाएगा। अब बच्चों इसमें आप मान लीजिए कि करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होता, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होता है ना, तो ये क्या है, दोनों कैपेसिटर, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, और अगर ये सीरीज में हैं तो दोनों का चार्ज सेम कर दीजिए, चार्ज Q की वैल्यू CV कर दीजिए। इसका C कितना है 3, इसका V कितना आ जाएगा, V मतलब माइनस करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट ऐसे जा रहा है तो हाई माइनस लो, 20 - 4 - x, तो ये तो CV आ जाएगा, C की वैल्यू 3, V की वैल्यू 20 - 4 - x। फिर करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें भी Q बराबर CV, C की वैल्यू 5 और V की वैल्यू x - 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने चार्ज सेम कर दिया, आवेश समान कर दिया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, सेम धारा इसमें फ्लो हो रही होगी। इसे सॉल्व कर लो बच्चों, 20 - 4 ये 16 आ जाएगा, तो लिखा हुआ है 3 × 16 - x और बराबर 5x, ये 48 - 3x बराबर 5x, तो 8x बराबर 48, x बराबर 6 आ जाएगा। अगर x बराबर 6 आ गया तो यहाँ पे अगर तुम x की जगह 6 लिखते, 6 + 4 10 वोल्ट आ जाता, ये 20 वोल्ट ये 10 वोल्ट, 20 और 10 का डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ जाएगा, यानी 32 का सेकंड आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 के आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, रिलीज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी t टाइम के बाद कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों 12 mv²,
और v इक्वस टू यू प्लस ए टी होता है। रिलीज किया गया है, मुक्त किया गया है, तो u 0 हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया m/2 a स्क्वायर t स्क्वायर। यही आंसर है। a की वैल्यू आ जाएगी QE/m। QE फोर्स होता है, बल होता है, उसको m से भाग देना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा m/2 t स्क्वायर, m/2 t स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह आ जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर बाय m स्क्वायर। एक m से m कैंसिल हो जाएगा। आंसर अपने पास आ जाएगा इसका e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 33 का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक अपने पास अनचार्ज्ड स्फीयर है 2r का। तो एक की रेडियस, एक की त्रिज्या 2r है और एक की रेडियस r है और चार्ज q है। इनको कनेक्ट करोगे बच्चों, इनको अगर कनेक्ट करेंगे तो फाइनल चार्ज जो होता है ना, Q1 फाइनल, Q2 फाइनल, तो फाइनल चार्ज जो होता है वो रेडियस के रेशियो में आता है, त्रिज्या के अनुपात में आता है। इसका फाइनल चार्ज Q1 है ना, Q1 फाइनल, और इसका फाइनल चार्ज Q2 फाइनल मान लिया। तो Q1 फाइनल Q2 फाइनल r/2r के बराबर होना चाहिए, 1/2 के बराबर होना चाहिए। यानी इसमें अंतिम आवेश कितना होना चाहिए, 1/2 के अनुपात में। तो एक वाले को कितना भाग मिल जाएगा, 1/3 भाग मिल जाएगा कुल आवेश का, टोटल चार्ज का, है ना, क्योंकि 1/2 में 1 वाले को 1/3 मिलता है, 2 वाले को 2/3 मिलता है। तो 1 वाले को 1/3 मिल गया Q का, तो इसका फाइनल चार्ज है Q/3। तो टोटल चार्ज Q था, बाकी रह गया Q/3। तो चला कितना गया, 2Q/3 चला जाएगा, यहाँ से 2Q/3 चला जाएगा। तो 34th का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 34th का आंसर आ जाएगा अपने पास 3rd के बराबर, ठीक है। चलिए तो 34th क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन में आपको बोला गया है F फोर्स अप्लाइज ऑन रेस्ट चार्ज ड्यू टू द डायपोल, है ना, एट r डिस्टेंस ऑन एक्सेस ऑफ डायपोल। अब डिस्टेंस कर दी है डबल। बच्चों फोर्स का फॉर्मूला QE होता है, याद रखना, KQ1 Q2/r² मत लगाना, वो तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल होता है फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, फोर्स समानुपाती होता है फील्ड के। और द्विध्रुव के लिए या डायपोल के लिए फील्ड वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस को तुमने डबल कर दिया है, 2 का क्यूब, तो फोर्स 1/8 गुना हो जाएगा, और फोर्स 1/8 गुना हो जाएगा तो 35th का आंसर 4th आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बैटरी का ईएमएफ आपको बताने को कहा गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें आप ये बताइए कि V = IR लगा देंगे अपन, तो V = IR, इसी से आंसर आएगा। तो टोटल R चाहिए और टोटल I चाहिए आपको। अब टोटल R आप कैसे निकाल सकते हैं, इसमें वो आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए ये एक और एक, ये कितना है, 2 ओम है। अब ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो दोनों 2 और 2 ओम थे, इसका मतलब दोनों में सेम करंट जाना चाहिए था। तो इधर अगर 1 एम्पियर आया है तो इधर भी बच्चों कितना करंट गया होगा, 1 एम्पियर ही गया होगा, तभी तो दोनों में सेम करंट जाएगा। अब ये एक और एक मिलके मतलब यहाँ कितना करंट आया होगा, यहाँ पे करंट आया होगा 2 एम्पियर का, है ना, 2 एम्पियर का करंट आया होगा, 1 एम्पियर नीचे चला गया होगा, 1 एम्पियर आगे। क्यों सेम करंट जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टर थे। अब ये बताओ कि ये 1 और 1 2 हुआ था, ये 2 और 2 समांतर में या पैरेलल में 1 हो जाता, और ये 1 और 2 मिलके कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो कुल मिला के सर्किट ऐसा बन जाता। एक ये E की बैटरी है, एक ये 2 ओम है, और एक ये 6 ओम है, और एक इसके आगे ये 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। आगे ये सब 1 और 1 कितना हो गया था, 2, और ये 2 और 2 मिलके कितना हो गया था पैरेलल में, 1 और 2 मिलके कितना हो गया था, 3। लेकिन इसमें करंट कितना जा रहा था, यहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर का। अगर यहाँ 2 एम्पियर का करंट गया है तो यहाँ पर बच्चों हो ना हो करंट 1 एम्पियर का गया होगा। क्यों 1 एम्पियर का करंट गया होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं,
ये दोनों समांतर क्रम में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का v तो सेम रहेगा ना, v की वैल्यू होती है आई आर। इसका i इंटू आर कितना था, i 2 है, r 3 है, i इंटू आर 6 है, तो इसका भी i इंटू आर 6 होना चाहिए था। i की वैल्यू अगर 1 मान लूँ तो 1 इंटू 6 मतलब 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो अब बताओ मेरे को कि अगर ये 2 और 1 है तो इधर से टोटल करंट कितना निकला होगा, 3 एम्पियर का। तो V इक्वल्स टू आई आर में टोटल करंट तो निकाल लिया मैंने 3 एम्पियर का। रेजिस्टेंस कितना निकालोगे, ये 3 और 6 समांतर क्रम में, पैरेलल में 3 और 6 कितना हो जाता है, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 यानी 2 हो जाता है। और ये 2 और 2 जुड़ के 4 बना लेगा सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 यानी बैटरी का ईएमएफ आ जाएगा 12 वोल्ट के बराबर, 36 का पहला आंसर आ जाएगा। तो ज़रूर सॉल्व कर लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी या V बराबर आई आर ठीक से लगाओगे, आंसर इसका ज़रूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए बच्चों 37 पर। 37th में आपको बोला गया है रीडिंग ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर, इसकी रीडिंग अपने को बतानी है। चलिए आप ये बताइए, पहले पूरे सर्किट के लिए V इक्वल्स टू आई आर लगा दीजिए। पूरे सर्किट का V कितना है, 6। पूरे सर्किट का I कितना है पता नहीं। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 11 आ जाएगा। 6 और 4 10, 10 और 1 इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध 11 आ जाएगा। टोटल करंट कितना आएगा, 6/11। और अगर टोटल करंट 6/11 है तो 6/11 करंट ही फ्लो होगा। इसमें से भी टोटल करंट 6/11 जाएगा, तो एमीटर की रीडिंग आ जाएगी 6/11। एमीटर की रीडिंग 6/11, तो एमीटर का 6/11 का ऑप्शन ही है क्या, 4th ही ऑप्शन आना चाहिए फिर तो, क्योंकि एमीटर पहले लिखा हुआ है, तो पहले आंसर 6/11, पहले 6/11 4th ऑप्शन में, ये तो 4th ही सही होगा। वैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग भी निकाल सकते थे। वोल्ट मीटर वो टीपीडी मेजर करेगा, बैटरी के सिरों के मध्य लगा हुआ है, तो ये बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी मेजर करेगा। टीपीडी होता था E माइनस आई आर। E की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू 6/11 है, R की वैल्यू 1 है। तो 6 माइनस 6/11 करोगे तो 11 तो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर 66 माइनस 6 60 आ जाएगा। 60/11 ये आ जाएगा टीपीडी, तो 4th ऑप्शन आ जाएगा। और आपको तो केवल आई निकालना था, तब भी आंसर आ जाता। चलिए 37 क्वेश्चन के आगे चलेंगे अपन, और अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं यहाँ पर। 38 में आपको क्या निकालना है, A और B के बीच का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। एक पॉइंट A बना लीजिए, एक पॉइंट B बना लीजिए। बताइए इस पॉइंट को अगर मैं x मानूं तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 एक ही तार से जुड़ी हुई है। तो एक तो आपको कैपेसिटर बनाना पड़ेगा A और x के बीच में, तो एक पॉइंट x बना लो, एक कैपेसिटर A और x के बीच में। एक संधारित्र A और B के बीच में आ जाएगा, ये है ना, तो A और B के बीच में आ जाएगा। और एक संधारित्र एक कैपेसिटर B और x के बीच में, तो एक आ जाएगा B और x के बीच में। अब ये C और C, ये C/2 आ जाएगा, है ना। पैरेलल मतलब सीरीज में, श्रेणी क्रम में कैपेसिटर कितना हो जाता है, C और C, C/2। और ये C/2 इस C के साथ समांतर क्रम में है, पैरेलल में है, C/2 प्लस C 3C/2। तो आंसर इसका आ जाएगा 4th बच्चों। C की वैल्यू ε0 A/d आ जाएगी। 38 का आंसर 4th आ जाएगा। चलिए 38 के आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 में आप बताइए, इन द एडजॉइनिंग सर्किट शोन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A और B। A और B का पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको बताना है। तो इसमें करंट बता दीजिए और KVL लगा लीजिए। अब ये 5 5 और 5, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और ये भी 5 5 और 5, ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 और 15 पैरेलल में या समांतर क्रम में, वो 15/2 आ जाएगा। तो V बराबर आई आर की वैल्यू 15/2, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 4/15 के बराबर, है ना। अब ये करंट I जो 4/15 आया है, ये कैसे जाएगा, ये करंट इधर से आएगा 4/15 एम्पियर का। 4/15 में से, क्योंकि दोनों शाखाओं में, दोनों ब्रांचेस में सेम रेजिस्टर, समान प्रतिरोध है, तो 2/15 वो ऊपर से करंट जाएगा और 2/15 ही नीचे से करंट जाएगा। इसमें आप प्लस माइनस जरूर लगा लेना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस हम कैसे लगाते हैं,
धारा की दिशा में उच्च विभव और धारा उच्च से निम्न जा रही है, तो शुरुआत का बिंदु प्लस और बाद का बिंदु माइनस। अब ए से बी तक चलिए, तो ए पर हैं तो वी ए आ गया, ए से आगे बढ़े, अब ए से आगे बढ़े तो प्लस से बाहर निकले तो प्लस आई इंटू आर, प्लस आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू कितनी थी 2/15 और आर की वैल्यू 5 थी। फिर यहाँ से इधर गए हम, अब जहाँ से बाहर निकल रहे हो वो चिन्ह लगा देना, माइनस से बाहर निकल रहे हो तो माइनस आई इंटू आर, और फिर माइनस से बाहर निकलोगे माइनस आई इंटू आर, और आप पहुँच गए हैं बच्चों बिंदु बी पर, तो ये वी बी आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो वी ए माइनस वी बी अगर आप निकालते तो 5 से ये 3 आ जाता और 2/3 आंसर आ जाता, वी बी इधर आ जाता, माइनस 2/3 उधर चला जाता, 2/3 यानी 39 का आंसर वो आ जाएगा थर्ड अपने पास। ठीक है, केवीएल आप लगा दीजिए, उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 39 के आगे बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 40, और 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आंतरिक प्रतिरोध 1.5 वोल्ट की बैटरी का चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ ओपन सर्किट की 87 सेंटीमीटर है, और जब 7.5 ओम जोड़ते हैं तो 75 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध का तो फॉर्मूला होता था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, एल ओपन अपॉन एल क्लोज, यानी 87/75 माइनस 1 इंटू 7.5, ये तो फॉर्मूला होता था, एल ओपन अपॉन एल क्लोज माइनस 1 इंटू आर, बस यही आंसर आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ से, तो 87 माइनस 75 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा वो ऊपर, 5 और 7 12 आ जाएगा, तो 12/75 इंटू 7.5, तो ये 1.5 आ जाएगा, इधर 0.1 बाकी रह जाएगा, है ना, मतलब 1.2 आ जाएगा। 75 से 75 कैंसिल करोगे, 12 इंटू 0.1 1.2 मतलब 40 का दूसरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। 41 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका लॉन्ग मेथड ही है, और शॉर्ट ट्रिक तो इसमें क्योंकि वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं बनेगी नहीं। आप इसमें क्या कीजिए बच्चों, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, प्रतिरोध कैसे निकालोगे, P बराबर V² अपॉन R होता है। तो R की वैल्यू आप कितनी लिख सकते थे, V²/P। तो इसका V² होता है 200 इंटू 200 अपॉन 50, तो ये मतलब 800 ओम इसका प्रतिरोध आ जाता है ना। 50 से इसको कैंसिल करते 4 आ जाता। ऐसे ही इसका भी रेजिस्टेंस निकालते, V² 200 इंटू 200 अपॉन पावर 100 आ जाती, तो इसका प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाता, 400 ओम आ जाता। ऐसे ही नीचे वाले बल्ब के लिए भी, नीचे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस इधर निकाल लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस तो 100 ही आ जाता, क्योंकि ऊपर क्या लिखते तुम, इसकी जो V² लिखते 100 इंटू 100 और 100 से डिवाइड करते तो 100 ही आ जाता, 100 ओम। और यहाँ पे भी V² 100 इंटू 100 और पावर 200 लिख देते, तो इस बार ये कितना आ जाता, 50 ओम आ जाता। अब आप ये बताइए मेरे को, ये ऊपर 800 और 400 हैं, तो इनको ना कुछ पोटेंशियल मिलता बच्चों, इनको कुछ विभवांतर मिलता। ये 100 वोल्ट है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनमें जाने वाला करंट क्या हो जाता, सेम हो जाता। और इनमें अगर जाने वाला करंट सेम हो जाता तो वो करंट ही निकाल लो, या तो डायरेक्टली आप, है ना, या V निकाल लो, V²/R, I²R कुछ भी निकाल लो। तो इसमें ऊपर वाली ब्रांच का 800 और 400 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1200 हो गया। तो V बराबर IR, और V बराबर IR अगर करोगे तो I की वैल्यू आ गई 1/12, और I की वैल्यू अगर 1/12 आ गई तो फिर इसकी पावर हो जाएगी I²R। I² मतलब 1/12 का स्क्वायर करोगे तो 1/144 I² और R की वैल्यू 800, तो ये आ जाएगी इस बल्ब की पावर। ऐसे ही इस बल्ब की पावर निकालते हैं तो इसमें भी I²R करते हैं, I² वही आ जाता 1/144 और R की वैल्यू आ जाती 400।
तो इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा आ रही है? 800 की ज़्यादा आ रही है। अब नीचे वाले के लिए भी, अब नीचे वाले में भी यही होता कि इसको भी अगर अपन करंट इसमें फ्लो करवाते तो केवल इन दोनों ब्रांच के बीच में भी अपने पास कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट ही है। तो इन दोनों के बीच में भी टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है मेरे को? केवल इसके लिए V इक्वल टू IR लगाते, V कितना इसका? 100 है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है। इसका I के बारे में मेरे को कोई आइडिया है नहीं। इसका R बच्चों 150 दिख रहा है मेरे को। R कितना दिख रहा है? 150 दिख रहा है। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास? 10/15। 10/15 को आप क्या लिख सकते थे? 2/3 लिख सकते थे। तो करंट की वैल्यू अगर इसकी 2/3 आ जाती तो बताइए I² R से आप इसकी भी पावर निकाल सकते थे। I² R से बताइए, I² R से अगर इसकी पावर निकालेंगे तो इसकी पावर I² मतलब 4/9 आ जाएगा। I² और R से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 400/9 हो जाएगा। और इसकी भी I² कितनी आ जाएगी? 4/9, और R मतलब 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 200/9। तो ये मैंने सारी पावर्स लिख दी हैं बच्चों। अब इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है? देखिए, ये जो ऊपर वाली बैटरियां थी इसमें ये 400/144 और 800/144, इन दोनों में B1 की पावर ज़्यादा आ रही थी। इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा थी? B1 की, ऊपर वाली बैटरियों में, ऊपर वाले बल्ब में। और नीचे वाले बल्ब में बड़ी पावर किसकी आ रही थी? नीचे वाली जो भी अपने पास बैटरियां थी, नीचे जो भी अपने पास ये बल्ब थे, इनमें अगर बड़ी पावर देखोगे आप तो किसकी आ रही है? एक की आ रही है 400/9, एक की आ रही है 200/9, तो B3 की आ रही है। तो B1 और B3 की तुलना कर लो। B1 की पावर कितनी थी? B1 की पावर थी 800/144, और B3 की पावर कितनी थी? 400, मतलब 400/9। तो इसमें यही वाली वैल्यू बड़ी दिख रही है अपने को, क्योंकि इसको तुम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 400/72 आता। एक बार 400 को 72 से भाग दे रहे हो, एक बार 400 को 9 से भाग दे रहे हो। 400 को 9 से भाग दोगे, यही शक्ति ज़्यादा आएगी, यही चमक ज़्यादा आएगी, तो B3 की ही आपको इंटेंसिटी या चमक ज़्यादा दिखेगी। 41 का आंसर थर्ड आ जाएगा। एक एक पावर आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 41। इसके आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आ जाते हैं बच्चों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 क्वेश्चन में अपने को इक्विपोटेंशियल लाइन समविभव पृष्ठ दिए हुए हैं, और इसमें अपने को विद्युत क्षेत्र के घटक निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकालने हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में। प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र एक तो इसके लंबवत आएगा ऐसे, है ना, परपेंडिकुलर आएगा, और डायरेक्शन किधर आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो जाएगा? विभव घटेगा, तो इधर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर विद्युत क्षेत्र आया है तो ई का एक कंपोनेंट, ई का एक घटक इधर आएगा, तो ये कौन सी? -x डायरेक्शन होती है। और एक ई का घटक कंपोनेंट ऊपर आएगा, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो x का आंसर माइनस में आना चाहिए, y का आंसर प्लस में आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ही एक है। तो आंसर तो थर्ड ही आएगा इसका, है ना, वो डायरेक्टली डायरेक्शन से भी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना हो, आपको परिमाण निकालना हो, तो ई का फॉर्मूला विभवांतर बटा दूरी आ जाएगा। तो केवल x कंपोनेंट की बात कीजिए, तो अगर परिमाण निकालना है, वैसे तो आंसर आ चुका है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, 4 और 2 का 2 आ जाएगा, और नीचे इनकी दूरी आ जाएगी। तो जो फॉर्मूला होता है E = V/d, इसमें d कोई भी दूरी नहीं होती है, इसमें d दूरी होती है जो विद्युत क्षेत्र के समांतर आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ना पैरेलल आती है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसे पॉइंट चुन लीजिए, ये दोनों पॉइंट चुन लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? विभवांतर 2 आ गया, इनके बीच है ना 4 और 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और ये 2 और 4 की दूरी भी 2 ही है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। परिमाण 100 आ रहा है, मैग्नीट्यूड 100 आ रहा है, माइनस में आ गई। ऐसे वाई डायरेक्शन के लिए भी आप 2 पॉइंट चुन सकते थे, वाई दिशा के लिए भी आप 2 पॉइंट चुन सकते थे, ये 2 पॉइंट चुनते हैं तो इनमें विभवांतर कितना आता? 4 और 2 का विभवांतर तो 2 हो जाता, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 4 और 2 का 2 आ जाता। इनके बीच में डिस्टेंस आ जाती 10⁻², ऊपर आके वो कितना आ जाता? 200। तो परिमाण दिशा दोनों निकाल सकते हो आप, आंसर इसका थर्ड आ जाएगा। 42 के आगे चल सकते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए बच्चों आप। और क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे बोला गया है कि करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर पास्ड थ्रू अननोन रजिस्टर और पावर आ रही है 4.4 वॉट की। तो पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, आई स्क्वायर आर होता है। पावर आपको दे रखी है 4.4, आई स्क्वायर दे रखा है 2 मिली, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 10⁻³ उसका स्क्वायर इंटू आर। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो अब आपन ने बोल रखा है कि 11 वोल्ट का सप्लाई अगर आपन ने लगाया है तो पावर कितनी आ जाएगी, V²R आ जाएगी। अगर V²R आप निकालोगे, है ना, एक रजिस्टर है उसकी पावर दे रखी थी धारा से, करंट से, तो उस रेजिस्टर उस प्रतिरोध का मान निकाल लो। अगर ये प्रतिरोध आ गया तो अब आपन ने एक बैटरी लगा दी है तो अब पावर V²R हो जाएगी। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 11, और R की वैल्यू यहाँ से है ही, R की वैल्यू कितनी है 4.4 तो था ही, और डिवाइड में ये जो आया है ये यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर में चला जाएगा 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये वैल्यूज निकाल लीजिए बच्चों। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 10 की पावर -5 हो जाएगा। नीचे 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आ जाएगा, तो 11 × 10 की पावर -5, यानी 43 का आंसर वो 1 आ जाएगा अपने पास। चलिए 43 क्वेश्चन के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं अपन। जो नेक्स्ट 44th क्वेश्चन में स्टडी स्टेट की बात की गई है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, अनंत समय, इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर क्या हो जाता है, टूट जाता है बच्चों। तो इसमें होगा क्या, स्टडी स्टेट में ये कैपेसिटर टूट जाएगा। जब ये कैपेसिटर टूट जाएगा ना स्टडी स्टेट में, तो इसके आगे वाले सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं, तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। इनफाइनाइट टाइम पे ये टूट जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इन सब का मतलब ही नहीं है। मतलब ये जो सर्किट है, ये सर्किट इस सर्किट के बराबर मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टडी स्टेट में ही टूट जाएगा। टूट जाएगा तो मतलब इन सबको हटा दीजिए, इन सबको हटा देंगे तो ये सर्किट मिल जाएगा, और ये सर्किट मिल गया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q = CV हो जाएगा, और Q = CV निकालेंगे तो 120 माइक्रोफैरेड, ये इसका चार्ज आ जाएगा 120 माइक्रोकूलम, ये इसका चार्ज आ जाएगा। और इसका चार्ज अगर 120 माइक्रोकूलम है, इसको तो हटा ही दिया, इस पर कभी चार्ज आएगा नहीं, तो उसका स्टडी स्टेट में चार्ज 0 हो जाएगा। इसलिए 44th क्वेश्चन का आंसर 3rd आ जाएगा। ठीक है, चलिए 44th क्वेश्चन के आगे चलते हैं। 45th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, और इस आखिरी क्वेश्चन में आपको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। वो आपको 40 वोल्ट पर मीटर दिया गया है। मैक्सिमम फील्ड ड्यू टू स्फीयर इज 90 दिया गया है। तो KQ/R इसकी वैल्यू 40 दी गई है ना। डिस्टेंस ये आपको दिया गया है KQ/R, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो KQ/R² की वैल्यू। ऐसे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियस पे ही होता है, तो KQ/R² की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। बच्चों इनका अगर रेशियो ले लेते अपन, KQ से KQ कैंसिल हो जाता, रेशियो लेने पे R²/15 का स्क्वायर वो 40/90 आ जाता। ये 0 से 0 कैंसिल होता, रूट लगाते तो R/15 की वैल्यू 2/3 आ जाती, 3 से ये 5 आ जाता, और R की वैल्यू हमारे पास आ जाती 10 सेंटीमीटर के बराबर। 45th का फर्स्ट आंसर आ जाता। तो बच्चों सारा डिस्कशन हो गया है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक बेस्ट ऑफ लक बच्चों, लगे रहिए, डॉक्टर बनिए।